friends, welcome back to my channel. If you're new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं ऑर्डर 33 की। तो ऑर्डर 33 जो रिलेटेड है वो है सूड बाय इंडिजेंट पर्सन। निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद कोर्ट में कैसे दाखिल किया जाएगा। जो व्यक्ति निर्धन है वह कोर्ट में केस कैसे दाखिल कर सकता है। उसके पास कोर्ट की फीस देने के लिए पैसा नहीं है, कोर्ट के अन्य खर्चे करने के लिए, उसकी प्रोसीडिंग्स करने के लिए पैसे नहीं है, तो उस केस में वह अपना केस कैसे लड़ सकता है, उसके लिए बनाया गया है ऑर्डर 33, जो कि इसके ऊपर बात करता है कि सूट बाय इंडिजेंट पर्सन, निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद कोर्ट केस कैसे किया जाएगा इसके बारे में। और निर्धन व्यक्ति कौन है, कोर्ट के लैंग्वेज में निर्धन व्यक्ति कौन होगा, कैसे जांच की जाएगी कि वह व्यक्ति जो है वास्तव में निर्धन है या वह अपने को निर्धन यानी कि इंडिजेंट बताने की कोशिश कर रहा है, ये वास्तव में वह निर्धन है, इसके बारे में सारा क्लेरिफिकेशन करता है ऑर्डर 33। तो उसके रूल 1 से लेकर 18 तक है, तो हम 1 बाय 1 रूल समझेंगे। जितने कंप्लीट होंगे इस वीडियो में उतने कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नहीं तो अदर रूल्स पकड़ेंगे। तो बात करते हैं रूल 1 की। रूल 1 कहता है निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद संस्थित किए जा सकेंगे। सूट में बी इंस्टीट्यूटेड बाय इंडिजेंट पर्सन। निम्नलिखित उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई भी वाद निर्धन व्यक्ति द्वारा संस्थित किया जा सकेगा। कोई व्यक्ति निर्धन व्यक्ति तब है, इसमें क्लियरिफिकेशन की हुई है कि निर्धन व्यक्ति कौन है। ए पर्सन इज ए इंडिजेंट पर्सन इफ ही नॉट प्रोसीड ऑफ सफिशिएंट मीन्स अदर देन प्रॉपर्टी एक्सपेंड फ्रॉम अटैचमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट to enable him to pay the fee prescribed by law for plaintiff in such suit. Means जब उसके द्वारा इतना पर्याप्त साधन डिक्री के निष्पादन में हुई कुर्की से छूट प्राप्त संपत्ति से या वाद की विषय वस्तु से भिन्न नहीं है, इतने पर्याप्त साधन नहीं है, तो वह क्या है, वह वाद में या वाद पत्र के लिए विधि द्वारा विहित फीस ना दे सके, तो वह व्यक्ति क्या है, निर्धन की कोटि में आएगा। या भी कहता है कि जहां ऐसी कोई फीस विहित नहीं है, वहां जब वह 1000 रुपए के मूल्य की ऐसी संपत्ति का जो डिक्री के निष्पादन में कुर्की से छूट प्राप्त संपत्ति से या वाद की विषय वस्तु से भिन्न है, हकदार नहीं है, यानी कि उसके पास 1000 रुपए तक की प्रॉपर्टी नहीं है, तो वह व्यक्ति क्या है, निर्धन व्यक्ति कहलाएगा। क्लेरिफिकेशन सेकंड कहता है कि इस प्रश्न पर विचार करने में कि आवेदक निर्धन व्यक्ति है या नहीं। एनी प्रॉपर्टी विच इज एक्वायर्ड बाय द पर्सन आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर द परमिशन टू sue as an indigent person and before the decision of the application shall be taken into account in considering the question whether or not the application is a indigent person। यह प्रश्न पर विचार करने के लिए कि आवेदक निर्धन व्यक्ति है या नहीं, किसी ऐसी संपत्ति पर ध्यान में रखा जाएगा जिसको उसके निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद चलाने की अनुज्ञा के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात या आवेदन का निश्चय होने से पूर्व अर्जित किया है, तो उसको ध्यान में रखा जाएगा कि जब उसने कोर्ट में केस दाखिल किया तो क्या उसने कोई प्रॉपर्टी उसे मिली थी, या उसके तुरंत बाद क्या है, केस दाखिल करने के तुरंत बाद क्या है, उसे कोई प्रॉपर्टी मिली, तो उस पर भी ध्यान रखा जाएगा, विचार रखा जाएगा। क्लैरिफिकेशन 3 कहता है कि जहां वादी प्रतिनिधि की हैसियत से बात लाता है, रिप्रेजेंटेटिव जो है सूट लाता है, वहां इस प्रश्न का अवधारणा कि वह निर्धन व्यक्ति है उन साधनों के प्रति निर्देश लगाया जाएगा जो उसकी हैसियत में उसके पास हैं। तो जो उसके पास मीन्स है, साधन है, जिससे वह अपना घर परिवार चला रहा है, तो उससे पता लगाया जाएगा कि वह व्यक्ति निर्धन है कि नहीं है। अगर वह रिप्रेजेंटेटिव व्यक्ति है, किसी केस को क्या है, हैंडल कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट आती हैं रूल 1A। रूल 1A कहता है कि निर्धन व्यक्तियों के साधनों की जांच कैसे की जाएगी। इंक्वायरी इनटू द मीन्स ऑफ द इंडिजेंट पर्सन। एवरी इंक्वायरी इनटू द क्वेश्चन वेदर और नॉट अ पर्सन इज ए इंडिजेंट पर्सन shall be made in the first instance
why the chief materials officer of the court, unless the court otherwise direct, and court may adopt the report of the such officer as its own finding or may itself make an inquiry into the question. मीन्स कि हर पर्सन की हर जांच जो है, कोई व्यक्ति निर्धन व्यक्ति है या नहीं, तब तक कि न्यायालय अन्यथा निर्देश न दे दे, तब तक प्रथम वर्ग में न्यायालय के मुख्य लिपिक वर्गीय अधिकारी द्वारा की जाएगी और न्यायालय ऐसे अधिकारी की रिपोर्ट पर अपने निष्कर्ष के रूप में मान सकेगा और न्यायालय इस प्रश्न की जांच स्वयं कर सकेगा। कोर्ट क्या किसी अधिकारी जो लिपिक अधिकारी है उसके से क्या है एक रिपोर्ट तैयार करने को कहेगा कि वह व्यक्ति की जांच की जाएगी वह निर्धन है या नहीं है। अगर वह पाता है कि निर्धन है तो उसकी एक रिपोर्ट क्या है उसके केस में लगा ली जाएगी कि यह व्यक्ति इस जांच से पता चला है कि निर्धन है। तो इस तरीके से जांच कोर्ट के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट आते हैं रूल 2। रूल 2 कहता है आवेदन की विषय वस्तु क्या होगी, कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन क्या होगी। निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा के हर आवेदन में वादों में के बाद पत्रों के संबंध में अपेक्षित विशिष्टियां अंतर्भुक्त होंगी। आवेदन की जंगम स्थावर संपत्ति की अनुसूची, उस संपत्ति के पारिकल्पिक मूल्य सहित उससे उपलब्ध होगी और वह इस रीति से हस्ताक्षर सत्यापित होगी जो अभिवचनों के हस्तांतर सत्यापन के लिए विहित है। Every application for permission of sue as an indigent person shall contain and particulars required in regard to plaintiff in suit, a schedule of any movable and immovable property belonging to the applicant and with the estimate value thereof shall be annexed thereof, and it shall be signed and verified on the manner prescribed for the signing and verification of pleadings। तो जो प्लीडिंग्स के लिए अभिवचनों के लिए जो वेरिफिकेशन के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो नियम अप्लाई होंगे और जो प्रॉपर्टी जो अटैच वगैरह की जाएगी कि वह व्यक्ति निर्धन है या नहीं है, क्या उसके पास है, तो सारा कुछ क्या है इंक्लूड किया जाएगी। नेक्स्ट आते हैं रूल 3। रूल 3 कहता है प्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन, आवेदन का उपस्थापन। इस नियम की कोई भी बात होते हुए आवेदक स्वयं आवेदक द्वारा न्यायालय में उपस्थित किया जाएगा, किंतु यदि न्यायालय ने उपसंजात होने से उसे छूट मिल गई है तो आवेदन ऐसे प्राधिकृत अभिकर्ता एजेंट द्वारा उपस्थित किया जाएगा जो आवेदन से संबंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके और जिसकी उस रीति से परीक्षा की जा सके जैसे उस पक्षकार की जाती है जिसका प्रतिनिधित्व वह कर रहा है, यदि वह पक्षकार स्वयं उपसंजात होता। अगर वह व्यक्ति कोर्ट से छूट पाया हुआ है, सभी उपसंजाति से कोर्ट में अपेयर होने से छूट मिली हुई है उस व्यक्ति को, तो उस केस में जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है जो केस को देख रहा है उसकी परीक्षा की जाएगी, उसकी जो वह सारे प्रश्नों सारे तथ्यों के बारे में जानता हो इस तरीके से की जाएगी जैसे कि वो स्वयं पक्षकार की जा रही है, उस पार्टी की जा रही है जिसको छूट मिली हुई है। परंतु जहां एक से अधिक वादी हैं वहां यदि आवेदन उन वादियों में से किसी एक द्वारा उपस्थापित किया जाता है तो यह पर्याप्त होगा। नेक्स्ट आते हैं रूल 4। रूल 4 कहता है आवेदक की परीक्षा, एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेंट। जहां आवेदन उचित प्रारूप में है और सम्यक रूप से उपस्थापित किया गया है वहां यदि न्यायालय ठीक समझे तो वह आवेदन की या जब आवेदक अभिकर्ता द्वारा उपसंजात होने के लिए अनुज्ञात है तब उसके ऐसे व्यक्ति अभिकर्ताओं की परीक्षा दावे के गुणागुण और आवेदन की संपत्ति के बारे में कर सकेगा। तो इस तरीके से एग्जामिनेशन कर सकेगा कि वह निर्धन है नहीं है, इंडिजेंट पर्सन है कि नहीं, इसके बारे में जांच उस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। यदि आवेदन अभिकर्ता द्वारा उपस्थापित किया जाता है तो न्यायालय आदेश दे सकेगा कि आवेदक की परीक्षा कमीशन द्वारा की जाए। जहां आवेदक अभिकर्ता द्वारा उपस्थित किया जाता है वहां यदि न्यायालय ठीक समझता है तो आदेश कर सकेगा कि आवेदन की परीक्षा कमीशन बिठा के कमीशन एक अपॉइंट करके द्वारा इस रीति से की जाए जो अनुपस्थित साक्ष्यों की जाती है। जब कमीशन कोड निकालता है उस प्रोसीडिंग्स को अप्लाई किया जाएगा और एक कमीशन के थ्रू उसकी एग्जामिनेशन की जाएगी। तो फ्रेंड्स ये मैं आपको बताया रूल 4 तक।
नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी रूल 5 से स्टार्ट करूंगी। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।